जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम रेलवे ALPM टेक्नीशियन में प्रीवियस क्वेश्चन साइंस के देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है कि हमारे पास कोई द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा पूछी है। देखो, द्रव्यमान है m, द्रव्यमान हमारे पास क्या दे रखा है m, और इस वस्तु की जो गति है वो है v। वस्तु की गति क्या है v। अगर कोई द्रव्यमान m है हमारे पास, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और अगर वो v वेग से गतिशील है तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, k बराबर 1/2 द्रव्यमान है m v²। ये किसका फॉर्मूला हो गया, गतिज ऊर्जा का। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा है यदि हम इसमें गतिज ऊर्जा k है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या है k। यह गतिज ऊर्जा कब है, जब द्रव्यमान क्या है m और वस्तु का वेग क्या है v, तब गतिज ऊर्जा क्या है k। इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए, इस बार वेग को हम क्या कर रहे हैं 2 गुना, तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यानी कि द्रव्यमान में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, केवल वेग जो है ना वो 2 गुना कर रहे हैं। तो द्रव्यमान तो देखो वही है हमारे पास m द्रव्यमान, लेकिन इस बार जो वेग है वो कितना कर दिया हमने 2 गुना, v बराबर 2v, वेग को कितना कर दिया 2 गुना। तो इस बार जो गतिज ऊर्जा होगी वो पहले से कुछ अलग होगी। देखो, जब द्रव्यमान m था और उसका वेग v था तब गतिज ऊर्जा क्या थी, k थी। तो k बराबर 1/2 mv²। लेकिन इसमें इस बार पूछा कि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात जो v था ना उसकी जगह इस बार 2 गुना 2v कर दिया, द्रव्यमान वही है, तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं गतिज ऊर्जा उसकी जो होगी वो होगी k डैश। गतिज ऊर्जा क्या होगी k डैश। तो k डैश बराबर 1/2, द्रव्यमान में हमने कोई चेंज नहीं किया तो द्रव्यमान m ही आएगा इंटू v²। लेकिन वेग कितना कर दिया इस बार 2v, तो v की जगह कितना रखेंगे 2v और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि गतिज ऊर्जा के अंदर 1/2 mv² होता है। तो जब नई गतिज ऊर्जा होगी तो उसका भी यही होगा, k डैश बराबर 1/2 mv² की जगह 2v²। क्यों, क्योंकि वेग को हमने क्या कर दिया 2 गुना। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, k डैश बराबर 1/2, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 बाहर ले लेते हैं, m इंटू 4 और v का स्क्वायर। 4 को बाहर लेंगे तो k डैश बराबर 4 इंटू 1/2 m और v²। ये जो 4 था इसको हमने बाहर ले लिया, बाकी 1/2 mv² ऐसे के ऐसे रख दिया। तो ये हो गया नई गतिज ऊर्जा। लेकिन ये जो अगर हम देखें 1/2 mv², ये क्या है 1/2 mv², ये k का मान है, इनकी पहले वाले गतिज ऊर्जा। इस 1/2 mv² की जगह हम k पुटअप कर सकते हैं। तो k अगर पुटअप करेंगे तो k डैश बराबर कितना हो गया 4 और इसकी जगह k। तो इसका मतलब है कि जो नई गतिज ऊर्जा है वो पहले वाले गतिज ऊर्जा की कितनी गुना हो गई, 4 गुना हो गई। तो अब देखो, ये हम ऐसे भी देख सकते थे, जब गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, लेकिन जो वेग है उसको 2 गुना कर रहे हैं, तो वेग की जगह कितना रखेंगे, इसमें v की जगह 2v और 2 का स्क्वायर बाहर कितना आ जाएगा 4 गुना। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई 4 गुना। तो नई जो गतिज ऊर्जा है वेग को जब 2 गुना किया तब गतिज ऊर्जा जो नई है वो पहले वाले गतिज ऊर्जा की तुलना में कितनी गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। तो 4k हो गई। तो 4k वाला ऑप्शन ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो, अगर ऐसे जब भी न्यूमेरिकल आते हैं तो सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले पता करने होते हैं कि फॉर्मूले है क्या। अगर इसमें गतिज ऊर्जा की बात हो रही है तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1k बराबर 1/2 mv²। अब इस फॉर्मूले में हम जो वैल्यू दे रखे वो रखेंगे, द्रव्यमान m था तो हमने यहाँ पर m रख दिया, वेग v था तो हमने भी v रख दिया और स्क्वायर, और गतिज ऊर्जा कितनी थी k। लेकिन बाद में क्या बोल रहा है, इसमें चेंज कर रहा है, वेग को 2 गुना कर दिया। जो ये वेग था ना इसको कितना गुना कर दिया 2 गुना, तो हमने भी यहाँ पर 2 गुना कर दिया। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं करा तो द्रव्यमान हमने ऐसे कैसे रख दिया। अगर द्रव्यमान को 2 गुना करता है यहाँ पर तो हम कितना रख देते 2 m रख देते। तो नई गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया 1/2 m 2v का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बाहर कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब है जो नई गतिज ऊर्जा है पहले वाले की तुलना में कितनी गुना हो गई, 4 गुना हो गई होगी। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन हमको पहचानना है। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन है वो पहले के एग्जाम में आरआरबी एएलपी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पहचानना है। हमारे पास 4 है यहाँ पर। तो देखो, ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग। तो ध्वनि का वेग क्या होता है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, यानी कि सर्दियों में जो ध्वनि का वेग होता है वो कम होता है और गर्मियों में क्या होता है, ज़्यादा। दूसरा वाला है सर्दी और गर्मियों में एक समान, सर्दी में जो ध्वनि का वेग है, गर्मियों में जो ध्वनि का वेग है वो भी एक समान होता है। थर्ड है मौसम पर निर्भर नहीं करता, कि मौसम पर निर्भर नहीं करता कि सर्दी का है, गर्मी का है या मौसम का है, जो भी बरसात का है, इनमें ध्वनि का वेग। फिर है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, अर्थात सर्दियों में ध्वनि का वेग अधिक और गर्मियों में ध्वनि का वेग कम। तो सत्य पहचान है। तो देखो, ध्वनि का वेग जो निर्भर करता है ना, वो मौसम के तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। अर्थात जो ध्वनि का वेग है वो टी के समानुपाती होता है अंडररूट में। ध्वनि का वेग v समानुपाती अंडररूट टी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे अगर हम ताप को बढ़ाएंगे, जो भी माध्यम है, अगर उसका हम ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कणों के अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्योंकि जब उसको अगर हम ताप ज़्यादा बढ़ जाएगा, ताप के कारण उसमें ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। अगर ताप ज़्यादा है तो ध्वनि का वेग ज़्यादा, और अगर ताप कम है तो ध्वनि का वेग कम। तो तापमान पर ये सभी। अब देखते हैं इसमें कि ताप जो ज़्यादा है ना वो सर्दियों में होता है कि गर्मियों में। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर किस में ज़्यादा होता है, गर्मियों में। अगर गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ध्वनि का वेग भी किस में ज़्यादा होगा, फिर गर्मियों में होगा। ध्वनि का वेग भी गर्मियों में ज़्यादा। तो इसमें देखते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा और सर्दियों में कम वाला ऑप्शन कौन सा है। तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, ये तो गर्मियों में कम दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा गर्मियों में, जबकि ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें यह है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, यानी कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ध्वनि का वेग। अर्थात सर्दियों में तो ध्वनि का वेग कम और गर्मियों में अधिक। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग जो है वो सीधे तापमान के समानुपाती होता है, v समानुपाती अंडररूट टी। और ये जो फॉर्मूला है वो ध्वनि के चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे। तब तक हमको इतना ध्यान रखना है, ध्वनि का वेग, अगर तापमान बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ रहा है, तापमान कम हो रहा है तो ध्वनि का वेग भी कम होगा। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है सीधा, ये तापमान वाला। ध्वनि का वेग जो निर्भर होता है ना तापमान पर कैसे होता है, तो ध्यान रखना है, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा। लेकिन प्रतिरोध में जो है ना उसमें उल्टा हो जाता है। विद्युत वाले चैप्टर के अंदर जब तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान अगर उसमें देखें अर्धचालकों के लिए, चालकों के लिए अलग अलग होता है। तो विद्युत वाले चैप्टर में देखेंगे तो हमको केवल ध्वनि का ही अभी तक याद रखना है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय या नमकीन घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है। और ये भी कक्षा 10 एनसीईआरटी जो सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, उस चैप्टर में से ये लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसका जलीय विलयन या नमकीन घोल, यानी कि इसको घोलना है। जलीय घोल का मतलब जल में, तो NaCl प्लस H2O। नमक को किस में घोल दिया, जल में घोल दिया, तो नमक का जलीय घोल बन गया ये। अब बीच में से बिजली पारित की जाती है। बिजली का मतलब हो गया अगर इसमें 2 छड़ डाल देते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब जो ये 2 छड़ डालेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये किस किस में टूटेगा, देखो यहाँ से जो टूटेगा Na और यहाँ पर H2O है तो OH में टूट जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 में। तो
अब देखो ये H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, क्योंकि H2 जो है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो देखो इसका जो सोडियम है और इसका जो OH है ये जुड़कर तो क्या बना लेगा NaOH। अब रह क्या क्या गया हमारे पास, इसमें एक हाइड्रोजन तो ये रह गया और एक Cl ये रह गया HCl। क्या रह गया HCl। लेकिन ये HCl बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए हमने इसमें। जब 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे तो ये जो HCl है ये टूट जाएगी गैसों के अंदर। तो एक से तो कौन सी गैस जाएगी बाहर, हाइड्रोजन चली जाएगी, एक से कौन सी चली जाएगी, क्लोरीन। तो HCl ना बनकर ये 2 उत्पाद और बना लेगी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें क्या क्या उत्पाद बन गया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से जब बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है, तो किस रूप में होगी NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो ये वाला हमको देखना है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ये रहा NaOH, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड वाला NaOH प्लस H2, ये O2 तो बनेगा नहीं क्योंकि क्लोरीन गैस बन रही है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन वाली ये हमारे पास HCl नहीं बन रहा था और नाइट्रोजन तो बन नहीं रहा था। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस प्रक्रिया को हम क्या नाम बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। अच्छा, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि क्लोरीन और क्षार इस अभिक्रिया में किस किस का निर्माण होता है, एक तो क्लोरीन गैस का जो कि हो रहा है यहाँ पर क्लोरीन गैस का Cl2, और क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। तो इसलिए इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। एक बार और फिर देख लेते हैं। देखो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। अब इसमें दे रखा है जलीय घोल में, यानी कि जल के में इसको घोलना है H2O। अब अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, NaOH बनेगा, NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस, और फिर एक यहाँ से कौन सी गैस बाहर आ जाएगी, क्लोरीन गैस, ठीक है। ये उत्पाद बनेगा। क्लियर है। ये न जाने कितनी एग्जाम में पूछ लिया गया कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है, इस तरीके से भी पूछता है एग्जाम में कि जब क्लोर क्षार अभिक्रिया होती है तो उत्पाद है, उत्पाद का मतलब जो नए पदार्थ बनते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं। कमेंट करके बताओ कि क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक और न्यूमेरिकल आ गया फिजिक्स का। देखो फिजिक्स में अधिकांश आजकल क्या आने लगे हैं, न्यूमेरिकल। फिजिक्स में क्या आने लगे हैं, न्यूमेरिकल आने लगे हैं। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, भूमि से, जैसे यहाँ पर भूमि है और इसे सामान उठाता है, कितने का उठाता है, वेट दे रखा है 25 किलोग्राम। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं m, द्रव्यमान दे रखा है, वो भी कितना है 25 kg, 25 kg। फिर क्या है, इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, भूमि से, और कितने ऊपर, जैसे यहाँ पर अगर 25 किलोग्राम का था, इसे ऊपर उठा लेता है, कितना उठा लेता है 2.5 मीटर, ये हाइट h का मान है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं h बराबर 2.5 मीटर। अगर यहाँ पर इस फोकस की वजह से ना दिख रहा है तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, m बराबर 25 kg और h बराबर यहाँ पर है 2.5 मीटर, सिर पर रख लेता है। और फिर g का मान और दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा, किया गया कार्य। अगर किसी वस्तु को हम h ऊंचाई तक लेकर जाते हैं तो उसमें किया गया कार्य हमको बताओ। देखो कोई भी जो वस्तु है, अगर हम मान लेते हैं, जैसे मान लो यही मार्कर है, इसका वजन हम एक बार के लिए मान लेते हैं 1 किलोग्राम है, ठीक है, ये अपनी स्थिति पर है 1 किलोग्राम। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊँगा तो भी 1 किलोग्राम रहेगा, थोड़ा सा ऊपर और लेकर जाऊँगा तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, 1 किलोग्राम ही रहेगा, चाहे कितनी ऊंचाई पर लेकर जाऊँ। द्रव्यमान में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं। फिर है पृथ्वी के द्वारा लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भी g का मान हमेशा फिक्स रहता है।
चाहे कैसी भी वस्तु हो, इस पर भी 10 लग रहा है, दूसरी वाली वस्तु होगी उस पर भी 10, इनकी हर एक वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वीय त्वरण का मान वो भी फिक्स होता है 10, अर्थात 9.8 भी होता है। अब देखो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैं 1 मीटर तक लेकर गया, हाइट चेंज हो रही है, फिर उसको मैं 2 मीटर तक लेकर जाऊँगा, फिर ये ज़्यादा हाइट हो गई, फिर उसको और ऊपर लेकर जाऊँगा, फिर और छोड़ूंगा, तो हाइट में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? हाइट। तो जो किया गया कार्य है ना, किसी भी वस्तु को अगर हम h ऊंचाई तक लेकर जाते हैं तो जो किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh, वर्क किया गया कार्य। तो देखो कार्य बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? m यानी वस्तु का द्रव्यमान जो कि किलोग्राम में होना चाहिए, कितना है यहाँ पर? 25। m बराबर कितना है? 25। g का मान अगर यहाँ पर देखें कितना है? 10, तो हम यहाँ पर 10 पुटअप कर देंगे। और h कितनी हाइट तक लेकर जा रहे हैं? 2.5 मीटर तक, तो यहाँ पर 2.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो 2.5 है, 2.5 में अगर हम यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा 25/10, 25/10। और अगर ये 10 तो ये देखो ये 10 है तो 10 कट जाएगा, 25 गुणा 25, तो 25 गुणा 25 सभी को पता है कितना होता है? 625। लेकिन कार्य है, कार्य का मात्रक क्या आ जाएगा? जूल। कार्य का मात्रक क्या आ जाएगा? जूल। तो 625 जूल। 22.5 ये भी नहीं होगा, 225 भी नहीं होगा, 625 जूल ये रहा ऑप्शन नंबर सी। 220 भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना, जब भी अगर किसी वस्तु को, अगर हम m द्रव्यमान वाली वस्तु को h ऊंचाई तक लेकर जाते हैं तो जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है? mgh। जितनी आप ऊंचाई पर लेकर जाएंगे कार्य का मान उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि द्रव्यमान फिक्स रहेगा, जी का मान फिक्स रहेगा, लेकिन हाइट बढ़ती रहेगी। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो किया गया कार्य का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ये जो किया गया कार्य ना वो स्थितिज ऊर्जा में भी निकल कर आता है। तो स्थितिज ऊर्जा का जब आएगा तब देखेंगे। तो कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन भी क्लियर है क्या? देखो न्यूमेरिकल जो है ना वो इतने इसमें कठिन नहीं पूछे गए हैं, बिल्कुल आसान पूछे गए हैं। बस अगर हमको ये फॉर्मूले क्लियर हैं तो हम आसानी से इन क्वेश्चनों को केवल कुछ ही सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। मैथ से भी ज़्यादा इजी इसमें कैलकुलेशन होती है, बस फॉर्मूले पता करने होते हैं हमको। क्लियर है? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बार बार कहना पड़ता है, ये चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये देखो फिर से एक और वैसा ही क्वेश्चन आ गया सेम, कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगा? और मान लें जी का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड लेना है। जी का मान कितना लेना है? 9.8। साफ साफ दे रखा है कि हमको जो स्मॉल जी का मान है ना वो तो लेना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना है? 5 किलोग्राम। एम का मान 5 kg। और फिर कितनी हाइट तक लेकर जा रहे हैं? 2 मीटर तक। देखो अगर हाइट सेंटीमीटर में भी आ जाती है तो उसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो द्रव्यमान को हमेशा केजी में, दूरी हो या ऊंचाई हो उसको मीटर में लेते हैं। और यहाँ पर जी का मान हो गया एम का, कितनी हाइट तक? 2 मीटर तक, 2 मीटर। अब आप मौखिक बता सकते हैं कि जो कार्य है वो कितना होगा? mgh। अभी बताया था ऊंचाई तक लेकर जाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। यानी कि तीनों को गुणा करना है, mg और h। देखो h तो ये रहा 2 को 5 से गुणा किया तो 10, और 10 को 9.8 से गुणा करेंगे तो 98 आएगा। कितना आएगा? 98। आप करके देख लेना कैलकुलेशन, कितना आ जाएगा? 98। और कार्य पूछा है तो कार्य का मात्रक और लगा देंगे जूल, तो इसमें 98 जूल ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 98 जूल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देखो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी ये छोटा सा फर्ज तो बनता ही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन पर। फिर है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? इनकी मानव प्रजनन प्रणाली का वह कौन सा हिस्सा है जो माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान या प्राप्त करने में मदद करता है? यानी कि जो भ्रूण है माता की जब
गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है उसको जो पोषण मिलता है वो माँ के रक्त से मिलता है। तो माँ के रक्त से जो भ्रूण को पोषण मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? तो देखो जो माँ के रक्त ये भ्रूण है और गर्भाशय, ये गर्भाशय में स्थित रहता है भ्रूण, और ये जो भ्रूण और गर्भाशय की दीवार के बीच में एक ऐसी नाल होती है, इस नाल की सहायता से बच्चे को पोषण प्राप्त होता है भ्रूण को। ये जो नाल है जो भ्रूण और माता से जुड़ी रहती है, भ्रूण और माता से, इस भ्रूण और माता से जो नाल जुड़ी रहती है इसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया गया है कि वह शरीर का कौन सा हिस्सा है जो भ्रूण एवं माता को आपस में जोड़े रखती है, वह है प्लेसेंटा। अच्छा, प्लेसेंटा को हिंदी में हम गर्भनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भनाल या प्लेसेंटा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये भी, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही। क्लियर है? कमेंट करके बताओ। हो सकता है कि शायद आपको इस ये प्रोजेक्टर की फोकस की वजह से यहाँ पर थोड़े देखने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि और कोई हमारे पास तरीका है भी नहीं। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन लिखें और फिर हम उसको अगर बाद में बताएं तो ऐसे बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा टाइम भी बताएं और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, इसलिए प्रोजेक्टर की सहायता से, प्रोजेक्टर का फोकस सिर्फ इसे वाइट बोर्ड पर डाल रहा हूँ और केवल इनको हम इधर देख रहे हैं। ठीक है, बाकी जो कुछ शायद मेरे हिसाब से इतना साफ तो दिख रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट करके बता दें, हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो क्लास होगी ना वो पूरे न्यूमेरिकल के लेकर आएंगे, चाहे वो गति के समीकरण की हो या कार्य ऊर्जा के हो। ठीक है, पूरे न्यूमेरिकल फिजिक्स के जो क्वेश्चन निकालने वाले होते हैं ना उनकी एक क्लास करेंगे अलग से। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के ऑक्टेवस के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? न्यूलैंड्स, देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक और आया था जब पिछली बार हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, तब उसमें क्या पूछा था कि न्यूलैंड्स का जो नियम है ना वो किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। लेकिन इस बार ये ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन ये न्यूलैंड्स के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे। जब न्यूलैंड्स ने अपना जो अष्टक सिद्धांत दिया था, जिसको ऑक्टेव नियम भी बोलते हैं, अष्टक सिद्धांत जब दिया था तब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे, कितने तत्वों के बारे में पता चल चुका था। तो देखो न्यूलैंड्स ने जब अपना ये सिद्धांत दिया तब तक प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान थे। कितने थे? 56। और क्या से शुरू किया उसने? हाइड्रोजन से। पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। लेकिन जो अंतिम तत्व है, ये भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लिया गया ये कि न्यूलैंड्स के जो सारणी दी थी उसने, ये सिद्धांत दिया था, उसका अंतिम तत्व क्या है? तो अंतिम तत्व जो है ना वो है थोरियम, TH। क्या है? थोरियम। ये बहुत बार पूछ लिया गया है, थोरियम। ठीक, तो न्यूलैंड्स के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे तब तक, जब इसने अपना सिद्धांत दिया तब तक 56 थे। और 56वां तत्व था क्या? थोरियम। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर, परमाणु द्रव्यमान पर, सॉरी, परमाणु क्रमांक केवल मोजले के द्वारा दिया गया था, परमाणु द्रव्यमान पर। और ये जो नियम है ये भी हमको पता रखना है कि केवल कहाँ तक लागू होता है। ये नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। ठीक है, देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ये हमेशा आवर्त सारणी का क्वेश्चन है ये। और आवर्त सारणी का क्वेश्चन शिफ्ट में ना आए या रेलवे में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो न्यूलैंड्स के जब अपना सिद्धांत दिया तब केवल 56 तत्व ज्ञात थे। अंतिम वाला तत्व थोरियम था, पहला वाला तत्व हाइड्रोजन, यानी कि उसने हाइड्रोजन से शुरू करके थोरियम तक उसने अपने सिद्धांत दिया। लेकिन ये जो नियम है, जो उसने नियम दिया था, वो सिर्फ कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। ठीक है, अच्छा, वैसे अष्टक का मतलब क्या है कि जो प्रत्येक 8वां जो तत्व आएगा वापस, उसका जो गुणधर्म है पहले वाले गुणधर्म के अनुसार होगा। ठीक है, ये इसने सिद्धांत दिया था, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं रहा, केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके बाद लागू नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा शायद ये क्वेश्चन भी। क्लियर है? देखो इसमें सारे जो है फिजिक्स के भी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इसमें बायोलॉजी के भी ले रहा हूँ, केमिस्ट्री के भी ले रहा हूँ, ताकि बस हमको ये एक आइडिया हो जाए कि इस बार जो अगर ALP या टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम लगेगी उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ठीक है। और इस बार तो टेक्नीशियन में भी हम देख रहे हैं, जो टेक्नीशियन की जो भर्ती अभी इसका जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें साइंस के पूरे 40 क्वेश्चन दे दिए इस बार भाई। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन, 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 40 अकेले केवल साइंस पार्ट से। तो 25 25 50 40 90 और 10 है सिर्फ जीके। अब आप देख सकते हैं साइंस का जो वेटेज है ना वो कितना हो गया। इनका अगर 25 25 है तो अकेला 40 लेकर बैठा ही है, ठीक है। तो 40 नंबर कम नहीं होते साइंस में, ठीक है। इस बार ये साइंस का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। तो अगर साइंस के अगर 40 क्वेश्चन है तो यकीन मानिए इसमें से भी इस बार थोड़ा लेवल ठीक आएगा साइंस का। इतना भी आसान नहीं आएगा और इतना हाई भी नहीं आएगा। फिजिक्स के अंदर फिक्स है न्यूमेरिकल कि उनमें से 2-4 तो न्यूमेरिकल आने ही आने हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फिर ये तो और कभी बात कर लेंगे। एम सतह या सेल या जिसको कोष भी बोलते हैं, कोष, ठीक है, में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। यानी कि जो एम कोष है ना, एम कोष उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं ये बताना है। कोष क्या होते हैं? कोष जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पाए जाते हैं उनको कोष बोलते हैं। जैसे कोई परमाणु है, जैसे ये नाभिक हो गया, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे ये नाभिक है, ठीक है, किसी भी परमाणु का क्या है? नाभिक। अब इसके बाहर जैसे मान लो पहला कोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसके बाद में कौन सा आएगा? 2 नंबर वाला आएगा, इसके बाद में 3 नंबर वाला। इन सभी को हम क्या कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें कोष कहते हैं। अच्छा, अब देखो ये जो पहला वाला है ना, इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? पहला वाला कोष के, दूसरा वाला कोष एल, थर्ड वाला कोष एम, इसी तरीके से चौथा वाला एन आ जाएगा, फिर ओ, फिर पी, क्यू, आर, ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन पहला वाला के एल, ये दूसरा एम बराबर 3, यानी कि तीसरे कोष की बात हो रही है। एम बराबर कौन सा कोष हो गया? तीसरा कोष, ठीक है, थर्ड कोष की बात हो रही है वैसे। अब इस कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? हमको पता है पहले वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? केवल 2। पहले वाले कोष में कितने होते हैं? 2। देखो अगर हम किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन अगर भरते हैं तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। और n क्या है यहाँ पर? कोषों की संख्या। जैसे n बराबर अगर आप 1 रखते हैं, n बराबर 1, तो इस 1 का मतलब क्या है? पहले कोष की बात हो रही है, तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? तो n बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 2। तो पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए? केवल 2। इसी तरीके से देखो अगर हम n बराबर 2 रख दें, n बराबर 2, तो 2 का मतलब क्या है? दूसरे कोष की बात हो रही है, तो n बराबर यहाँ पर 2 रखो, तो 2 गुणा n का स्क्वायर मतलब n की जगह 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब है कि दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अधिकतम 8। 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते दूसरे कोष में। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8। अच्छा, लेकिन हम पूछ रहे हैं m की, k का हो गया, l का हो गया, m यानी तीसरे कोष की बात हो रही है, तो थर्ड कोष की बात करेंगे तो n बराबर कितना रखेंगे? 3। तो 2 गुणा n का स्क्वायर, n की जगह रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 9 दूनी 18। इसका मतलब है कि जो थर्ड कोष है या m कोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितने भर सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। इससे ज़्यादा नहीं भर सकते, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। अगर बात चौथे कोष की होती, यहाँ पर के एल एम एन कोष में बताइए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित, यानी कि इसमें देखो समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन। समायोजित का मतलब जो उसमें आ सकते हैं अधिकतम। अगर यहाँ पर एन का पूछा होता, एन सेल में या एन कोष में, तो यहाँ पर एन की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, तब ये एन बराबर 32, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाती? 32। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में 32, ठीक है। इनको तो मौखिक याद रख लो। 2, फिर 2 का स्क्वायर और उसको 2 से गुणा करेंगे तो 8, फिर 3 का स्क्वायर उसको 2 से गुणा करेंगे तो 18, फिर 4 का स्क्वायर उसको 2 से गुणा करेंगे तो 32, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन भी? अरे क्लियर है बताओ। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कम से कम ये तो पता चले ना कि मेरे को भी कि जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चनों की, कि वो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। और आपके घर में 1-1, 2-2 फ़ोन तो होंगे ही, तो ये काम आप ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? निम्न का मतलब सबसे कम प्रतिरोधकता किसमें होगी? सबसे कम निम्न प्रतिरोधकता रो का मान, नाइक्रोम, ग्लास, इबोनेट या इबोनाइट की छड़ और हीरा। अगर हम इनमें देखें, गिलास में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? नहीं होती। गिलास में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जो कांच का गिलास है उसकी बात हो रही है, नहीं हो रही। फिर है एबोनाइट की छड़, इसमें भी नहीं होती। हीरा है, हीरा ये तो वैसे ही विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। लेकिन ये जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम ये मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब होगा इसमें दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। ठीक है, ये मिश्र धातु होती है नाइक्रोम। अब ये नाइक्रोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे प्रेस है, प्रेस उसके अंदर जो है उसमें भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिश्र धातु और मिश्र धातुओं का एक गुण क्या होता है कि विद्युत धारा को जाने तो देती है लेकिन उसमें प्रतिरोध का मान थोड़ा ज़्यादा होता है, उसको रोकने का काम भी करती है। और जब इलेक्ट्रॉन अगर रुक रुक कर जाएंगे तो उनमें टक्कर होगी, टक्कर के कारण फिर उनमें ऊष्मा बनेगी और वो जो ऊष्मा है ताप उसको बढ़ा देगी। ऊष्मा के कारण क्या बढ़ जाएगा? उसका ताप। तब जो प्रेस है वो नीचे से क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो इसी नाइक्रोम के कारण, इनकी जो जिसमें रोकने की जो धीरे धीरे क्षमता जो होती है ना, वो किसकी होती है? नाइक्रोम की। इसी तरीके से ऐसे प्रतिरोधकता जो सबसे कम होती है वैसे धातु में होती है, क्योंकि धातु में रोकने की क्षमता ही नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धातु कुछ भी नहीं दे रखा। तो अगर निम्न प्रतिरोधकता की बात होगी यानी कि उसमें विद्युत धारा जा भी रही है और कम कौन सा है? तो वो है मिश्र धातु नाइक्रोम। कौन सी है? नाइक्रोम। तो निम्न प्रतिरोधकता इनमें से किसकी है? मिश्र धातु नाइक्रोम की। क्लियर है? अच्छा, ये नाइक्रोम मिश्र धातु है तो इसमें कौन कौन सी धातु है? नाइक्रोम अगर ये पूछ लिया जाए कि नाइक्रोम मिश्र धातु कौन कौन सी है, तो ये है निकेल प्लस क्रोमियम। निकेल प्लस क्रोमियम, ये दो धातु हैं। इनसे बनाए गए, नी से मतलब ये पहला ना है और क्रोम का मतलब हो गया क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम का। ठीक है, मिश्र धातु। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये जो हीरा है, हीरा ये जो हीरे के अंदर ये विद्युत का कुचालक होता है, हमको पता है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों? क्योंकि हीरे में क्या होते हैं? देखो, हीरे में कार्बन के अलावा अन्य कोई भी इसमें तत्व उपस्थित नहीं होता, केवल कौन क्या होता है? कार्बन। अब इसमें जो एक कार्बन है ना, वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर बना रहता है। ऐसे ये आगे वाला और ऐसे जुड़ जाएगा। इनकी कार्बन की संयोजकता क्या रहती है? पूरी रहती है। तो इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। और ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ भी क्या है? हीरा है। और ये चमकीला भी होता है। ये किसके कारण चमकता है? TIR। TIR इसका मतलब क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? ये चमकता है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अच्छा, ऊर्ध्वपातन इसका मतलब क्या है? ऊर्ध्वपातन का मतलब हो गया, अगर कोई वस्तु ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था के बाद में फिर द्रव, द्रव के बाद में फिर गैस, तो वो जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे ही गैस में बदल जाती है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जब कोई भी अगर हमारे पास वस्तु है वो सीधे ही ठोस से कहाँ पर बदल जाती है? सीधे गैस में, द्रव में बदले बिना। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर आप थोड़ा गर्म करेंगे तो ठोस अवस्था में होगा, तो पहले वो लिक्विड में आएगा, फिर उसको और गर्म करेंगे तो भाप बनेगी, तो फिर लिक्विड से गैस में। लेकिन कुछ अगर हमारे पास वस्तुएं ऐसी है, पदार्थ ऐसे हैं जिनको अगर हम गर्म कर रहे हैं ठोस को, तो वो द्रव में बिना बदले सीधे ही किस में बदल रहा है? गैस के में।
तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। यानी कि जो ठोस से सीधा किस में बदल रहा है, गैस में। जैसे कपूर आपने सुना होगा, कपूर को जलाते कपूर ठोस होता है, और कपूर को जलाते हैं सीधा ही वो किस में बदल जाता है, गैस के अंदर। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देंगे, ऊर्ध्वपातन। तो ऐसा ही इसमें क्या है, हमारे पास अमोनियम क्लोरेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फाइड है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बार कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो अमोनियम क्लोराइड करेगा, अमोनियम सल्फाइड करेगा, अमोनियम क्लोरेट करेगा, या अमोनियम सल्फाइड है, ये सल्फेट है और ये सल्फाइड है। ठीक है, तो कोई बता सकता है इनका आंसर। तो एक तो कपूर का मैंने उदाहरण बता ही दिया, लेकिन इनमें से बताना है तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करेंगे तो सीधे ही वो किस में बदल जाएगा, गैस में। देखो अगर हम इसको इस तरीके से समझे, तीन हमारे पास सॉलिड यानी ठोस, फिर है लिक्विड यानी द्रव, और फिर है गैस, भाप। अब देखो अगर कोई सॉलिड है, अगर आप उसको गर्म कर रहे हैं तो पहले वो किस में बदलेगा, लिक्विड में। अगर आप लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो फिर वो भाप या गैस में। अगर आप इसको वापस दाब लगा रहे हैं या कुछ और लग रहे हैं तो फिर लिक्विड में। लिक्विड से वो किस में बदल सकता है, फिर से सॉलिड में। ठीक, जैसे पानी है, पानी को आप अगर फ्रिज में अंदर रख देते हैं तो फिर से किस में बदल, सॉलिड। लेकिन कुछ सॉलिड से डायरेक्ट गैस, ये एरो का मतलब समझता ना इधर, ठीक है। और कुछ गैस से सीधे वापस किस में, सॉलिड में। तो अगर कोई सॉलिड है, कोई ठोस है, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, ठोस का द्रव में, फिर है द्रव से गैस में, और फिर है गैस से वापस लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, फिर है लिक्विड से सॉलिड में बदलना क्या कहलाता है, फिर है सॉलिड का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, फिर है गैस का सीधे सॉलिड में बदलना क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखो जब सॉलिड से जब लिक्विड, यानी कि ये क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा, मतलब गल, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि गल रहा है, गलना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गलना, या गलनांक पर ये हो जाता है। लिक्विड से गैस में अगर इसको हम गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण होगा, तो इसको बोलते हैं वाष्पन। ठीक है, गैस से अगर लिक्विड में आ रहा है, गैस से लिक्विड में आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, और सॉलिड से जो गैस में जाएगा इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, लिक्विड जो है, लिक्विड अगर लिक्विड से कोई सॉलिड में बदल रहा है, मतलब वो जम रहा है, तो इसको बोलते हैं हिमांक या जमना। हिमांक या जमना। ठीक, उबलना को वैसे क्वथनांक भी बोलते हैं, क्वथन। उबलना को क्या बोलते हैं, क्वथन। और अगर ये गैस से जब लिक्विड में आएगी इसको बोलते हैं संघनन। संघनन, गैस से अगर कोई सॉलिड में बदल, देखो सॉलिड से गैस में बदलना और गैस से वापस सॉलिड में बदलना, इसको कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो ये गैस का लिक्विड में वापस बदलना, गैस का लिक्विड में, संघनन। अच्छा, आपने वो सुना होगा बादल के जो बनने की प्रक्रिया है, बादलों के बनने की प्रक्रिया, वो कौन सी विधि है, संघनन से बनती है। तो संघनन का मतलब क्या है कि ये जो जल है, जल जब इस पर भाप, अगर जैसे सूर्य का ताप आकर गिरता है या सूर्य की जो किरणें आती है, तो ये जो जल है भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर भाप बनकर ये ऊपर जाकर जैसे जैसे ऊपर जाएगा ठंडा हो जाता है, तो ये पानी की बूंदों में जम जाते हैं वापस। पानी की बूंदों के कारण किसका निर्माण हो जाता है, बादलों का। तो भाप वापस पानी की बूंदों में बन रही है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संघनन। ठीक है, तो ध्यान रखना, ठोस से पहले लिक्विड में गलना, लिक्विड से गैस के अंदर वाष्पन या क्वथन, गैस से लिक्विड में संघनन, लिक्विड से सॉलिड में हिमांक या जमना। हिमांक, हिम यानी बर्फ, बर्फ के रूप में बन जाना, हिमांक। सॉलिड से गैस में ऊर्ध्वपातन,
और गैस से वापस सॉलिड में आ जाना निक्षेपण। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक और न्यूमेरिकल आ गया। यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो कभी कभी हो सकता है देखो हमको ये वेग शब्द ना दे तो इकाई से हमको पहचानना पड़ेगा, जैसे मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड हमको पता है चाल या वेग का होता है। तो यहाँ पर वेग का दे रखा है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि जैसे फर्श है, फर्श यहाँ पर किसको फेंक रहे हैं हम, गेंद को, एक गेंद है, इसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, और इसकी जो स्पीड है ना वो कितनी है, 40 मीटर प्रति सेकंड की ओर से फेंका जाता है। तो 6 सेकंड बाद उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। मतलब ऊपर जा रही है, हमने इसको फेंक दिया, और हम मान लेते हैं यहाँ तक इसको पहुँचने में टाइम जो है ना वो 6 सेकंड लग गया। टाइम कितना लग गया, 6 सेकंड। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गई है ना, इसमें पूछा है विस्थापन का परिणाम। ये जो विस्थापन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापन, ये इसको आप बोल सकते हैं हाइट भी बोल सकते हैं। ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस हाइट का मान कितना होगा, तो ये हमको पूछा है। और फिर है यहाँ पर मान लें जी का मान कितना है, 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड दे रखा है, तो जी का मान भी दे रखा है। तो अब यहाँ पर हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखो हमारे पास जैसे धरातल पर कोई भी एक गेंद थी, आप खुद सोचकर बताएं, अगर गेंद है, अगर हम उसको फेंक रहे हैं, ठीक है, फेंक दिया हमने, किसी भी वेग से फेंक दिया जोर लगा के, जैसे इसको हम फेंकेंगे तो ये ऊपर जाएगी, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी पृथ्वी उसको और खींच रही है, तो इसका वेग धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जाने के बाद ये रुकेगी, और रुकने के बाद ये फिर से नीचे आएगी। अच्छा, जहाँ पर देखो ये पहले इसको हमने वेग से फेंका, और जाने के बाद जहाँ पर ये रुकेगी एक बार के लिए, वहाँ पर इसका वेग क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें 2 वेग आ रहे हैं, यानी कि एक तो जो हमने पहले इसको ऊपर की ओर फेंका, और एक अंतिम यानी कि लास्ट में उसका वेग कितना हुआ, कितने वेग हुए, 2। तो जो पहले जिसको हम फेंक रहे हैं ना उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, उसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। जहाँ पर वो पहुंची अंत में उसको बोलते हैं अंतिम वेग। पहुंचने में लगा समय t, और जहाँ तक ये गई है उसकी ये दूरी, विस्थापन या हाइट, कुछ भी आप बोल दें। तो देखो कितने हमारे पास हो गए। अब इस शब्द को ये देखना है कि एक गेंद को जब भी, अगर बात ऐसे है ना ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जब भी ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग की बात हो रही है। प्रारंभिक वेग को हम एक बार लिख लेते हैं u से, किससे, u, और अंतिम वेग को v से लिख लेंगे। तो u का मान कितना है यहाँ पर, 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर है यहाँ पर टाइम। अच्छा, ऊपर जाने में समय कितना लग रहा है, t बराबर यहाँ पर लग रहा है 6 सेकंड। t बराबर कितना लग रहा है, 6 सेकंड। अच्छा, जैसे मान लो 6 सेकंड बाद में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गए, तो अब यहाँ पर इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो अंतिम वेग v बराबर क्या हो गया यहाँ पर, 0। अंतिम वेग क्या हो गया, 0। लेकिन एक चीज़ और दे रखी है कि g का मान हमको क्या लेना है, g का मान लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दिख रहा होगा शायद यहाँ तक ऊपर, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतनी हमको ये दे रखी है। पूछा क्या है ये भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद विस्थापन का परिणाम, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, या फिर एस जिसको बोल सकते हैं, एस बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये हमको पूछा। अच्छा, अब हमको ऐसा फॉर्मूला पता करना है कि जैसे गति के 3 समीकरण होते हैं, 3 समीकरण बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। v बराबर एक होता है u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी पहला है। दूसरा क्या होता है, s, वही विस्थापन या दूरी, u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यह 2 नंबर का हो गया। 3 है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इनमें से कौन सा लगेगा, हमको पता है पूछा क्या है, s का पूछा है। कौन सा पूछा है, s का, दूरी। अब पहले वाले में तो s है ही नहीं, तो ये पहले वाला तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है कि इसमें कहीं पर s नहीं है। अब 2 में है, 2 में हम देखते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम भी दे रखा है तो t वाला लगाएंगे, s और t। अगर ये s ले लेते हैं तो इसमें t नहीं है, थर्ड वाले में देखो t है क्या, नहीं है, इसका मतलब है थर्ड वाला भी नहीं है। s और t कौन सा लगाएंगे, सेकंड वाला। कौन सा लगाएंगे, सेकंड वाला। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो सेकंड समीकरण लगाएंगे s बराबर u t प्लस 1/2 a
ANT²। अब यहाँ पर ये है क्या, देखो S क्या है, अधिकतम जहाँ पर ऊंचाई तक गया है विस्थापन या उसकी दूरी। U क्या है, U को हमने अभी बताया था प्रारंभिक वेग। T क्या है, पहुंचने में लगा समय। A क्या है, त्वरण। लेकिन यहाँ पर त्वरण को किससे लिख रखा है, G से, तो हम G का मान रख देंगे यहाँ पर। लेकिन अब एक चीज़ बताओ, अगर वस्तु जब नीचे की ओर आ रही है, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी भी उसको नीचे की ओर खींच रही है, दोनों एक ही दिशा में आती है, तब तो आता है G का मान प्लस में। तब G का मान किस में आता है, प्लस में। क्यों, क्योंकि जब गुरुत्वीय त्वरण और वस्तु के नीचे की ओर गिरने की जो है ना, जो दूरी ऊर्जा उसकी दिशा, दोनों अगर एक ही दिशा में है तब G का मान प्लस में। अगर दोनों विपरीत है, जैसे वस्तु तो जा रही है ऊपर, वस्तु की दिशा कहाँ हो गई, ऊपर, और पृथ्वी उसको खींच रही नीचे की ओर, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई, तब G, इसका मतलब है ये गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जा रहा है ऊपर। जब विपरीत जाता है तब G का मान किस में लेते हैं, नेगेटिव में। G का मान किस में लेते हैं, नेगेटिव में। अब आप खुद बताओ, वस्तु जो है ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि त्वरण के विपरीत जा रही है, तब G का मान क्या लेंगे, नेगेटिव में। तो G का मान है ना -10, ये किस में लेंगे, नेगेटिव में। तो सारे जो है ना यहाँ पर वैल्यू ये यहाँ पर रखेंगे, तब क्या आएगा, देखो S बराबर UT, U का मान कितना है 40, तो हम यहाँ पर 40 रख देंगे, इंटू T का मान कितना है 6 प्लस 1/2 इंटू A यानी त्वरण, यहाँ पर G से है तो हम G भी रख सकते हैं, -10 इंटू T का मान 6 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इधर, तो S बराबर 6 चौक 24, 240। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये 2 और ये 10 है, ये तो कट जाएगा इससे, 2 पंजे 10, 5, लेकिन ये माइनस है, बाहर आए प्लस, तो बाहर क्या जाएगा, -5, 6 का स्क्वायर, 5 गुणा 6 का स्क्वायर का कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो S बराबर कितना आ गया, 240 माइनस 36 को 5 से गुणा करने पर 5 6 30, 3 5 3 15 16 17 18। तो S बराबर 240 में से 180 कम करना है, तो 0 और ये हो गया 6 और 1 में से गया तो 0, कितना आ जाएगा 60। अच्छा ये ऊंचाई है तो उसको मीटर में लेंगे, 60 मीटर। तो इसका मतलब है जो कितनी ऊंचाई तक गई है वो 60 मीटर तक गई है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, 60 मीटर। ठीक, तो गति के समीकरण, अगला जो टॉपिक होगा ना वो इसी पर करेंगे। हम गति के 3, वैसे 4 समीकरण होते हैं, लेकिन अभी तक हम 3 की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो भी दे रखा है उसको हमने लिख दिया। S बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि ये वेग है, प्रारंभिक वेग से फेंक रहे हैं, तो ये U का मान हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। 6 सेकंड के बाद विस्थापन कितना होगा, 6 सेकंड, T बराबर 6 सेकंड। G का मान पहले से दे रखा 10, बस ये पता करना है कि प्लस में आएगा कि माइनस में। जब वस्तु विपरीत दिशा में जाए तब माइनस में, और अगर गुरुत्वीय त्वरण की ही दिशा में वस्तु आती है तब प्लस में। तो विपरीत जा रही थी तो G का मान किस में ले लिया, माइनस में। बस यहाँ पर यही पता करना है, माइनस अगर आपने प्लस कर दिया तो ये पूरा का पूरा गलत हो सकता है। फिर है यहाँ पर S यानी कि विस्थापन, ये S से लिख दो, तो S बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, और इन तीनों में से हम देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पर अप्लाई होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो द्वितीय है ना वो अप्लाई हो रहा है, और इसकी पूरी कैलकुलेशन करने पर कितना आंसर आ गया, 60 मीटर। क्लियर है? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है ये। और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देख लेना, फिर वीडियो का मतलब ही क्या है। अगर मैं 2 बार यहाँ पर अगर बताऊँगा तो, अगर नहीं आए तो एक बार फिर से पीछे पॉज करके देख लेना, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए। हो सकता है ये आपको शायद साफ ना दिख रहा हो, मैं वैसे बोल देता हूँ। ये प्रश्न है क्या कि किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। गोलाकार दर्पण है हमारे पास, लेकिन इसमें दर्पण का नहीं दे रखा, क्या अवतल है कि उत्तल है, कोई भी, जैसे गोलाकार दर्पण ये मान लेते हैं, ठीक है, इधर दिख रहा होगा ही। और ये इसका क्या हो गया, ध्रुव को हम लिख देते हैं P से, और फिर ये यहाँ पर इसका केंद्र C हो गया, और दोनों को मिलाने वाली रेखा यहाँ से निकल कर जा रही है, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब इनके बीच में, C और P के बीच में क्या होता है, मुख्य फोकस F। पूछा गया है किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या है, देखो एक तो अब हमको पता है अगर कोई भी वस्तु से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो अगर ये अवतल दर्पण है तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से।
परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से। अगर यही उत्तल दर्पण होता तो ये मुख्य फोकस से गुजरते नहीं, केवल गुजरती हुई प्रतीत होती। जैसे अगर इधर बनता तो ये यहाँ पर इसका एफ आता, यहाँ पर इसका क्या आ जाता सी, एफ और सी। अगर प्रकाश की किरणें वापस इधर से आएगी तो ये तो देखो इधर से चली जाती लौट कर, क्योंकि फैलाती है। उत्तल दर्पण का कार्य क्या है, प्रकाश की किरणों को फैलाना। लेकिन हमको ऐसा लगता कि ये शायद हो सकता है, इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से होकर गुजरती प्रतीत होती है, मुख्य फोकस। ये तो कब होता है, प्रतीत कब होता है, उत्तल दर्पण में। रियल में कहाँ से गुजर जाती है, अवतल दर्पण में। ठीक है, तो गोलाकार दर्पण है, आइए देखते हैं। यह एक ऐसा बिंदु है, पहला वाला, इसमें सही पहचाना है शायद हमको कौन सा है। यह एक ऐसा बिंदु है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर जिसे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती है। यहाँ पर देखो, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर नहीं, मुख्य अक्ष पर नहीं, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष तो ये है, तो ये मुख्य अक्ष तो पूरी है और ये है मुख्य फोकस। तो पहला वाला कथन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यह एक ऐसा बिंदु है जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर जिसे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती है। क्या यहाँ पर होती है, क्या नहीं, मुख्य अक्ष पर नहीं होती, कहाँ पर होती है, मुख्य फोकस पर। दूसरा वाला देखते हैं, यह है प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है। मुख्य फोकस क्या है, प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है, सही है, दोनों पर बिंदु है, जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर, इस प्रमुख अक्ष जो है या मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती है। प्रतिबिंब मतलब टकराने के बाद पारित होती है, जैसे यहाँ पर ये गुजर रही है, बिल्कुल सही है। या मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न दिखाई देती है, उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, या मुख्य बिंदु से उत्पन्न हुई दिखाई देती है। तो देखो अवतल दर्पण में तो ये पारित हो जाती है, जबकि इस पर पारित होती हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब है दो वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड वाला एक और पढ़ लेते हैं। यह एक खोखले गोले का केंद्र है। क्या यह खोखले गोले का केंद्र नहीं, वो खोखले गोले का जो केंद्र है ना, वो तो वक्रता केंद्र होता है। खोखले गोले का पूरे का केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। जबकि ये तो नहीं है जिसका गोलाकार दर्पण का हिस्सा है। फिर यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु है। क्या गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु, गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव होता है, ना कि मुख्य फोकस। क्या होता है, ध्रुव होता है गोलाकार दर्पण का। और इस जो खोखले गोले का अगर भाग मानते हैं ना, तो पूरा खोखला गोला जो है इसका केंद्र वक्र का केंद्र। ध्यान रखना, दोनों में फर्क है। देखो खोखले गोले का जो केंद्र है ना, वो तो वक्र का केंद्र, और गोलाकार जो दर्पण है इसका केंद्र क्या होता है, ध्रुव। ठीक है, आ गया होगा समझ में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। कमेंट करके अपना नाम ही लिख दो, कौन कौन देख रहे हैं, नाम तो लिख सकते हो ना। कमेंट करके देखो, ज़रूर बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो के अंदर ज़रूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है सबसे एक और अच्छा क्वेश्चन। शायद इसका तो आंसर आप सभी जानते भी होंगे, और लड़के इसका आंसर ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी, सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में है। टॉनिक, टॉनिक का नाम सुनते ही समझ गए होंगे, टॉनिक। ठीक है, शाम होते ही, कुछ को तो सुबह को ले लेते हैं, दोपहर को भी, शाम होते ही होने नहीं देते, सुबह शाम चालू रहता है। उठने के लिए भी यही चाहिए तो सोने के लिए भी यही चाहिए, कुछ का तो ये काम है। टॉनिक बोलते हैं ना कि ये टॉनिक लेकर आ गया, हाँ वही उसी टॉनिक की बात हो रही है। ठीक है, टॉनिक। तो ये जो टॉनिक है ना, तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है, चाहे हमको टिंचर आयोडीन बनाना हो, ये क्विलियन होता है। ठीक है, कभी कभी बताएंगे। खांसी की कुछ दवा के अंदर भी इसको मिला दिया जाता है। सिरप और कई टॉनिक जैसी तैयार करने में, औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो वैसे हम इसको अपनी भाषा में दारू बोलते हैं। दारू को अगर विज्ञान की भाषा में बोला जाए ना, तो इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल यानी दारू होता है ना, ये तो सुना होगा एल्कोहल। तो पीने वाली एल्कोहल जो है ना, वो कौन सी होती है, देखो दो शब्द होते हैं, एक तो मेथनॉल और एल्कोहल, एथेनॉल। ठीक है, ये रहा। एल्कोहल कौन सी काम में लेते हैं, इथेनॉल, या एथेनॉल भी बोलते हैं इसको। मेथनॉल भी होता है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं होती, पीने योग्य नहीं होती, ये जहरीली होती है, इससे व्यक्तियों की मृत्यु तक भी हो जाती है। ठीक है, अंधे भी हो सकते हैं, मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए इसका उपयोग पीने में नहीं किया जाता मेथनॉल में। जबकि यहाँ पर टॉनिक पीने में, तो पीने में फिर एल्कोहल, एल्कोहल कौन सा, इथेनॉल। समझ गए होंगे, एथेनॉल। तो एथेनॉल या एल्कोहल। अच्छा, अगर एल्कोहल का सूत्र पूछा जाता है इसका, एथेनॉल का, एथेनॉल में भी इसका क्या हो जाएगा, C2
H5OH, C2H5OH, यही होती है दारू जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला जो पीने वाला होता है ना, इसको इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल का C2H5OH होता है। क्लियर है। एसिटिक अम्ल का क्या होता है? ये आप लोग खुद कमेंट करके बताएं कि एसिटिक अम्ल का क्या होता है। CH3COOH होता है क्या? तेरी अच्छा क्वेश्चन था ना ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन और रह गए देखते हैं अभी। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? बल की परिभाषा, बल के बारे में जो है ना, इन 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सही डिफाइन करता है बल के बारे में? बल के बारे में बताता कौन है? ठीक है, सही। जैसे पहला है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम जो था ना, उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जब कभी ये गति का पूरा पार्ट आएगा ना न्यूटन का, तब उसमें डिटेल से बात करेंगे। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब है कि क्या, कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी हमेशा, अगर कोई चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मतलब हमको बाहर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना होगा। अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं तो जिस अवस्था में वो है, अगर स्थिर में है तो स्थिर में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील में रहेगी। तो इसमें तो बल की बात ही नहीं है कहीं पर। तो प्रथम नियम तो नहीं है इसका, न्यूटन गति का पहला नियम। ठीक है, ये जड़त्व का नियम कहते हैं। फिर है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। दूसरा नियम जो है ना, वो संवेग संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर। ठीक है, इसीलिए इसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया गया है न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें भी कहीं बल की बात नहीं हो रही, तो इसको मतलब ये भी नहीं आएगा। फिर है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम, अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें ऐसा है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि फोर्स जो है ना, अगर सामने लग रहा है तो विपरीत प्रक्रिया में लगता है। जैसे राइफल है, राइफल अगर उसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो बल अगर आगे की ओर लगता है तो फिर पीछे की ओर लगता है, झटका लगता है ना पीछे की ओर, तो ये विपरीत दिशा में भी लगता है। लेकिन ये बल की परिभाषा डिफाइन नहीं कर रहा बल के बारे में, बस इतना बता रहा है। अगर ये जैसे मैं इस पर दीवार पर धक्का लगा रहा हूँ जितने बल से, तो दीवार भी मेरे को उतने ही बल से प्रतिक्रिया कर रही है पीछे की ओर। यानी कि इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी इस बल के बारे में इतना पता नहीं चलता। फिर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। हाँ, ये है गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। तो उसने बल के बारे में बताया था, किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य लगने वाला बल, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण। न्यूटन ने बताया था क्या, कि किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य लगने वाला बल जो है ना, आकर्षण, वो किस पर निर्भर करता है? जो 2 पिंड है, 2 पिंड है, इनका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1 और m2। ठीक है, इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं r। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो बल है, ये दोनों जो पिंड है, इनके द्रव्यमान जो है, इनके गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमान का गुणनफल m1 × m2। और क्या बताया था, अगर दूरी बढ़ेगी तो बल का मान कम हो जाएगा, आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, दूरी बढ़ाएंगे। तो ये जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F समानुपाती 1/r²। इनको जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? F समानुपाती m1 × m2/r²। तो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? F = g m1 × m2/r²। r g क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। जब भी समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है। ये पूरी जो है ना, इसकी डिटेल से वर्णन जब गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आएगा तब उसमें करेंगे। तब तक इतना ध्यान रखिए, ये जो बल को डिफाइन करता है, देखो यहाँ पर बल का फॉर्मूला आ गया ना, F = g m1 m2/r² या d² से भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, ये इस बल के बारे में व्याख्या कर पाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये भी। अब थोड़ी स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि शायद हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और रह गए, टाइम थोड़ा शायद ज़्यादा लग गया। अगली बार केवल हम पूरे न्यूमेरिकल ही लेंगे फिजिक्स के। ठीक है, पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल, पहले तो हम सूत्र करेंगे कि सूत्र उनमें कौन कौन से लगेंगे, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल। बस अभ्यास ज़्यादा करना है न्यूमेरिकल का, वैसे इतने हार्ड है नहीं जितना हम सोच रहे हैं उनको। बस न्यूमेरिकल जैसे मैथ को अगर इजी कैसे बनाते हैं, एक्सरसाइज है उसको बार बार निकाल कर, उसको बार बार हल करके, सोल्व करके क्वेश्चनों को, तब जाकर आसान बनती है। इसी तरीके से फिजिक्स जो है ना, ये भी आसान है। बस हमको थोड़े से ये जो है ना, इनके फॉर्मूले पता करने हैं और बस कैलकुलेशन करनी है, आसान हो जाएंगे अपने आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो आज के हमारे इतने ही थे, ये पूरे हो गए क्योंकि ये फर्स्ट हमने देख लिया था गतिज ऊर्जा वाला। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए।
और अपने दोस्तों से भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। देखो अगर हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी देखो छोटे से तो उम्मीद कर ही सकते हैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पर लेकर आए, या फिर ये ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन ही लेकर आए, या कोई एक अलग टॉपिक हो, या ऐसे फॉर्मूले हों सभी, ठीक है, फिजिक्स के, उन पर लेकर आए। कोई भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।